हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी वर्ग 2 सीडीपी की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमने हमारे 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपकी जो दी गई है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, वो हमने कवर कर ली थी। इसके बाद हमने विकास के सिद्धांत पढ़ लिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए हैं, और आपके जो वृद्धि और विकास के प्रमुख आयाम है, शारीरिक विकास क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मानसिक विकास क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके बालक के विकास की प्रमुख अवस्थाएं। अब आप कहेंगे ये तो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, तो आपको बता दें कि जो बाल विकास की अवधारणा है, इसी में आपकी ये अवस्थाएं आपको पढ़नी होती हैं, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब चाहे किसी भी अवस्था से पूछ ले, तो हमें जो है, हमने जब फर्स्ट क्लास ली थी वहाँ पर हमने बताया था कि बाल विकास में कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन आपका किया जाता है। तो हमें टोटल 4 अवस्थाएं पढ़नी हैं। ठीक है, सबसे पहले जो गर्भावस्था है वो पढ़ेंगे, इसके बाद हम शैशवावस्था पढ़ेंगे, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था पढ़ेंगे, और फिर हम किशोरावस्था पढ़ेंगे। और इतनी इम्पोर्टेंट आपकी गर्भावस्था नहीं होती है, लेकिन जो ये 3 अवस्थाएँ हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आपको ये सारी अवस्थाएं अच्छे से पता है कि किस अवस्था की विशेषता कौन सी होती है, तो फिर आगे चल करके आप बहुत सारे टॉपिक इससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे जीन पियाजे हो गए, ठीक है, तो जीन पियाजे ने भी 4 अवस्थाएं बताई हैं। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे हैं आजकल, कहेंगे कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था बालक के विकास की किस अवस्था से संबंधित है, या फिर कोहल वर्ग की कौन सी स्टेज हमारे विकास की किस अवस्था से संबंधित है, या विशेषता करके पूछ लेंगे। ठीक है, जैसे कह दिया जीववाद जो है, या फिर कह दिया मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार जो है बालक शेष अवस्था में करता है, तो बताइए जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये सारी विशेषताएं पढ़नी है, और टाइम काल यदि आपको याद रहता है तो आप फिर किसी भी टॉपिक से जोड़ करके क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं विकास की प्रमुख अवस्थाएं। तो सबसे पहले हम इनका सामान्य वर्गीकरण देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है, लेकिन हम इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि केवल 10 अंक का आपका सीडीपी आना है। तो आपको बताएंगे सारी चीज़ें जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बहुत डीप पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक, तो जो सामान्य वर्गीकरण हम पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले गर्भावस्था पढ़ना है, इसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये जो प्रौढ़ अवस्था है ये आपके सामान्य वर्गीकरण में आती है, लेकिन हमें इसका अध्ययन नहीं करना होता है। ठीक, तो गर्भावस्था कब से कब तक की होती है, तो ये सामान्य वर्गीकरण के आधार पर है गर्भधारण से जन्म तक की। और ये बेसिकली जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, तो सभी में इसका टाइम पीरियड यही रहता है। फिर जो शैशवावस्था है 0 से 5 वर्ष। अब कोई कोई जो मनोवैज्ञानिक हैं वो 0 से 6 बता देते हैं। ठीक है, कभी कभी कहीं आपको मिलता होगा 0 से 2 वर्ष होता है। ठीक, तो अब जो शैशवावस्था है इसको भी 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो आपकी पूर्व शैशवावस्था, मध्य शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, किसी भी तरीके से। ठीक है, फिर आपकी बाल्यावस्था आती है तो 6 से 12 वर्ष की होती है। अब इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो होती है आपकी 6 से 9 वर्ष की, जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। फिर आपकी होती है 9 से 12 की, जो उत्तर बाल्यावस्था। अब जब डीप क्वेश्चन पूछता है तो यही क्वेश्चन पूछता है, जैसे कह दिया कि खिलौनों की अवस्था किस अवस्था को कहेंगे, और ऑप्शन इस तरीके से देगा आपको, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपकी किशोरावस्था। कहीं कहीं ये 12 से 18 मिलती है, कहीं कहीं 13 से 18 मिलती है, कहीं कहीं 12 से अधिक, कहीं 13 से अधिक। तो आपको बस ये याद रखना है कि 12 से अधिक होगी तो आपकी वो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस कहलाती है। और फिर जो 18 के बाद की जो अवस्थाएं होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। ठीक है, तो कई अवस्थाएं हो सकती हैं। बेसिकली हमें जो अध्ययन करना है वो इन 4 अवस्थाओं का ही करना है, और इनमें भी प्रमुख रूप से ये 3 अवस्थाओं से आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हरलाक महोदया हैं, इन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य किया है। तो इन्होंने जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है ये आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका पिछली बार वर्ग 2 में पूछा गया था बया संधि की अवस्था हरलॉक के अनुसार कब से कब तक की होती है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने जो अवस्थाएं हैं उसको टोटल कितने भागों में बांटा है, 11। ठीक है, 11 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तो ये आपको इनका टाइम काल भी याद रखना है, और ये नाम भी आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक इन्होंने बताया। फिर दूसरी अवस्था बताई शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक।
फिर बचपनावस्था 14 दिन या 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की, ठीक है, वही बात है, 14 दिन कह दें या 2 सप्ताह, ठीक। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष की। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक। वयासंधि ये पूछा गया था, वयासंधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक की होती है। फिर आती है आपकी पूर्व किशोरावस्था 13-14 वर्ष से 17 वर्ष तक की। फिर उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष की। प्रौढ़ावस्था 21 से 40। मध्यावस्था 41 से 60 बताई इन्होंने, और लास्ट बताई वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब हम देखते हैं गर्भावस्था, जिसे हम पेरेंटल स्टेज कहते हैं। तो आज हम 2 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए 2 अवस्थाएं आज क्लियर करते हैं और बची हुई 2 अवस्थाओं को अगले सेशन में देख लेंगे, ठीक है। तो जो गर्भावस्था है एक गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है, और बेसिकली जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं सभी ने इसका टाइम पीरियड यही माना है, क्योंकि होता ही यही है गर्भधारण का समय, ठीक है। अब गर्भधारण का जो समय है इसको भी 3 चरणों में बांट दिया जाता है, तो ये चरण आपको याद रखने हैं। पहली जो स्टेज होती है वो होती है बीज अवस्था, इसी को कहते हैं डिम्ब अवस्था, इसी को कहते हैं रोपणावस्था। जिस तरह से हम एक पेड़ पौधे में जब हम पौधे को लगाते हैं तो उसका रोपण करते हैं शुरुआत में, उसी तरह से जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहली जो अवस्था आती है वो होती है रोपणावस्था। बच्चा यहाँ डिम्ब के आकार का होता है, बीज अवस्था होती है ये, ठीक है। इसे इंग्लिश में आपको याद रखना है जर्मिनल ओवम स्टेज इसे कहा जाता है, और ये 0 से 2 सप्ताह या इसको कह सकते हैं 0 से 14 दिन की होती है, ठीक। इस अवस्था में बालक की आकृति एक बीज के समान अंडानुमा होती है, और यहाँ जो भोजन होता है वो बालक माँ के मतलब जो अंडाकार आकृति होती है जिसे हम योक्ता कहते हैं, उससे यहाँ पर बालक भोजन को ग्रहण करता है, ठीक। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है कि जो बालक है उसकी आकृति एक बीज या डिम्ब के समान होती है, और ये बालक की जो गर्भावस्था है उसकी पहली स्टेज मानी जाती है 0 से 2 सप्ताह या 14 दिन की, ठीक। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है भ्रूण अवस्था, इसे पिंड अवस्था कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। इसमें जो भ्रूण है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है आपका बड़ा हो जाता है, तो 2 सप्ताह से 2 माह के अंत तक की होती है, या फिर 14 दिन से 2 माह के अंत तक की अवस्था होती है। इसी अवस्था में शिशु का सर्वाधिक तीव्र विकास होता है। तो अब जब गर्भावस्था से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि बताइए गर्भावस्था की किस उप अवस्था में बालक का सबसे ज़्यादा विकास होता है, तो वो भ्रूण अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु की श्वास नली, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। मतलब निर्माण शुरू होता, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई अभी, केवल क्या होता है निर्माण इनका शुरू हो जाता है। इस अवस्था में 3 पदों के द्वारा बालक के शरीर का निर्माण होता है। तो इसमें भी 3 पद होते हैं जिनके द्वारा बालक के किसी में आपके बाल बनेंगे, नाखून बनेंगे, किसी में आपकी श्वास नली, फेफड़े बनेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं भ्रूण अवस्था की, वो है बाह्य स्तर एक्टोडर्म, दूसरा मध्य स्तर मीजोडर्म, और तीसरा होता है अंतः स्तर एंडोडर्म। तो बाह्य स्तर में क्या बनता है, इसे बाहरी परत कहते हैं, और इसमें जिसमें मतलब ब्लड नहीं पाया जाता वो चीज़ें यहाँ पर बन जाती हैं, जैसे त्वचा है, बाल, नाखून, दांत आदि अंगों का। तो आप क्वेश्चन पूछेगा डीप जा करके तो कह देगा आपसे कि त्वचा, बाल, नाखून, दांत इत्यादि अंगों का निर्माण बालक के जो गर्भावस्था है उसकी भ्रूण अवस्था की किस स्टेज में होने लगता है, तो वो बाह्य स्तर होता है। नेक्स्ट है मध्य स्तर मीजोडर्म, इसमें बालक के शरीर मतलब मांसपेशियों का भीतरी भागों का विकास होता है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो मध्य स्तर होता है। और अंतः स्तर में इसमें बालक की पाचन प्रणाली में आपका उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, फेफड़े, लीवर, हृदय इत्यादि अंगों का विकास आपके अंतः स्तर में। यहाँ बालक लगभग थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है, ठीक है, 2 महीने का मतलब लगभग 3 माह का हो जाता, 2 माह के अंत तक ये अवस्था चलती है। फिर आती है तीसरी जो उप अवस्था है गर्भावस्था की, वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इसे फेटल स्टेज कहते हैं। ये होती है आपकी 2 माह का जो अंत होता है वहाँ से शुरू होती है और 9 माह तक चलती है। और यह अवस्था 2 माह से 9 माह ना कह के हम इसको टोटल 8 सप्ताह कह सकते, 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक की ये अवस्था होती है। 2 माह में कितने सप्ताह हो जाएंगे आपके 8 सप्ताह, ठीक है। तो 8
सप्ताह से 9 माह है, अर्थात 9 माह में बालक का जन्म हो जाता है, तब तक ये अवस्था रहती है, अर्थात 2 माह से 9 माह तक। तो ये हुआ गर्भावस्था। गर्भावस्था में बस आपको इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पर अवधि पूछ लेते हैं कभी कभी गर्भावस्था की, तो अवधि में आपको या तो 270 या 280 दिन देंगे, या फिर 40 सप्ताह। जब 40 सप्ताह में आप एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 40 सप्ताह में कितने हो जाएंगे आपके 280, तो वही निकल करके आया। फिर कहेंगे 9 माह 10 दिन, तो 9 माह में आपका 10 दिन में लगभग इतने ही दिन हो जाते हैं। फिर 10 चंद्रमास कहेगा, तो 10 चंद्रमास। अब यहाँ पर चंद्रमास जिसको पता होगा वो लगा पाएगा। 10 चंद्रमास होता है गर्भावस्था की अवधि। तो एक चंद्रमास में आपके 28 दिन होते हैं, तो 10 चंद्रमास में कितने दिन हो जाएंगे आपके टोटल 280 दिन, तो वही निकल के आया ना। फिर कम से कम समय पूछता है गर्भधारण का, तो वो होता है 180 दिन, और अधिकतम होता है 330 दिन। इतने में बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है गर्भावस्था की अवधि। अब गर्भावस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब जो माता होती है, यदि बालक गर्भ में है तो उसको कौन कौन से कारक यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला माँ का स्वास्थ्य। माँ का यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो उसका डायरेक्टली जो असर है वो बच्चे पर पड़ता है, तो इसीलिए माता को स्वस्थ रहना जरूरी है। नेक्स्ट, माँ का आहार। माँ को अच्छी चीज़ें, मतलब जो पोषक युक्त पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। माता पिता की आयु, यदि बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है तो यहाँ जो बच्चा होता है उस पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। स्त्री का तंबाकू या अन्य जो पेय पदार्थ होते हैं उनका यदि सेवन करती है तो इसका भी असर बच्चे पर पड़ता है। तो ये कारक आपके गर्भावस्था में प्रभावित करते हैं बालक के विकास को, ठीक है। तो गर्भावस्था में बस इतनी ही चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम देखते हैं शैशवावस्था, ठीक। शैशवावस्था को कहते हैं इनफेंसी स्टेज। यह होती है 0 से 5 वर्ष तक की। कितनी? 0 से 5 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। और शैशवावस्था की कभी भी आपसे यदि पूछ ले कि टाइम काल कब से है, तो कभी भी इस तरीके के आपके जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 0 से 5 मान लेते हैं, कहीं कहीं 2 से 5 मानते हैं, कहीं 0 से 2 मानते हैं, कहीं 0 से 6 मानते हैं। तो आपकी जो अधिकतर बुकें हैं वहाँ पर 0 से 5 ही देखने को मिलता है। तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। और यह बालक के भावी जीवन, मतलब जो बालक है वह जीवन में क्या करेगा उसकी जो आधारशिला है वो कहाँ पर रखी जाती है? शैशवावस्था में। यहीं पर बालक को संस्कार दिए जाते हैं। अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चे अच्छे आगे जा कर के अच्छे बनेंगे, और बुरे संस्कार मिलेंगे तो बालक आगे जा कर के बिगड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं बालक के भावी जीवन की आधारशिला। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल किसे कहा जाता है। अब अधिकतर बच्चे इसे बाल्यावस्था लगा देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बालक विद्यालय में जा कर के ही अपने जीवन को सुधार सकता है। ऐसा नहीं होता। वो पहले से बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार से ही सीख चुका होता है। विद्यालय में फिर बाद की बात होती है। तो जो भावी जीवन की आधारशिला होती है वो शैशवावस्था होती है। और यदि इस अवस्था में हम बालक को उचित निर्देश दें और उसका सही तरीके से यदि निरीक्षण करते हैं तो वो अपने आने वाले जीवन में उचित और उत्तम विकास कर सकेगा, ठीक है। तो ये होती है शैशवावस्था। इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह भावी जीवन की आधारशिला होती है। तो सभी अपने अपने बच्चों को यहाँ पर अच्छे संस्कार दें ताकि आगे चलकर वो अच्छे बन सकें, ठीक। अब जो शैशवावस्था है इसे इन्फेंसी तो कहते हैं। अब पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इन्फेंसी शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द इन्फेरी से बना है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब ऑप्शन दिए थे बोलने के अयोग, लिखने के अयोग, पढ़ने के अयोग। तो यहाँ पर जो इन्फेंसी शब्द है वो लैटिन, ये भी पूछ सकते हैं कि किस भाषा से बना है, तो लैटिन शब्द इन्फेरी से बना है और इसका अर्थ होता है बोलने के अयोग, ठीक है। नेक्स्ट है परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं हैं शैशवावस्था की। तो सबसे पहली परिभाषा है वैलेंटाइन। इन्होंने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में, तो इन्होंने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। तो सीखने का आदर्श काल क्या है आपका? शैशवावस्था। ये किसने कहा? वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट गुड एन एफ। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, जितना मतलब पूरे जीवन में मान के चलिए 100% उसका मानसिक विकास होता है, तो इसका आधा तो कब हो जाता है? 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। मतलब 50% तो आपका शैशवावस्था में 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। फिर जो 50% बचता है वो आपकी अन्य अवस्थाओं में होता है मिला करके, जैसे बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके न्यूमैन। न्यूमैन ने क्या कहा है, तो 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। तो न्यू चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप रिलेट करें। ये इंपोर्टेंट डेफिनेशंस बस हमने ली हैं, बाकी हज़ारों डेफिनेशंस हैं इसकी, ठीक है।
नेक्स्ट है एडलर। एडलर ने कहा है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही हम यह निश्चित कर सकते हैं, यह तय कर सकते हैं कि वह जीवन में क्या करेगा, उसका क्या स्थान रहेगा उसके भविष्य में। तो ये एडलर की परिभाषा है। तो इतनी परिभाषाएं आपको इनके बारे में याद रखनी है और यही आपकी विशेषताएं भी हो जाती हैं सहसावस्था की। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे कहेगा कि बालक स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है, तो यह किस अवस्था की विशेषता है? तो स्वभाव यहाँ स्व केंद्रित होगा, स्व केंद्रित, ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, तो स्वार्थी होता है। स्वार्थी का मतलब है वह केवल खुद को ही सब कुछ मानता है, खुद ही सही होता है, बाकी दूसरे से उसको कुछ लेना देना नहीं होता। स्व केंद्रित होता है। ये प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? सहसावस्था में, क्योंकि यहाँ बालक बहुत छोटा होता है और उसको ये समझ नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी इस अवस्था को खिलौनों की। एक होता है खेल की आयु और एक होता है खिलौनों की। तो खिलौनों से कब खेलेगा? छोटा होगा जब, सहसावस्था में। और खेल कब खेलेगा? स्वयं से खेल खेलने लगता है, तो वो आपकी बाल्यावस्था आती है। और बाल्यावस्था में भी आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक, तो खिलौनों की बात करता है तो सहसावस्था। नेक्स्ट आत्म प्रेम, मतलब केवल स्वयं से प्रेम करना, ईगो सेंट्रिज्म इसे ही कहते हैं। तो आत्म प्रेम की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? आपकी सहसावस्था में। और एक किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बालक यहाँ पर करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब, मान के चलिए बालक को कोई चीज़ चाहिए है, तो वो क्या करेगा? अपने संवेगों के माध्यम से, मतलब रोकर हंसकर प्रदर्शित करता है। मतलब वो चीज़ उसको कैसे भी रूप में मिल जाए, बस उसको मिल जाए। ठीक है, तो यही होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जब हम मैकडूगल का संवेग का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी मूल प्रवृत्तियाँ जो उन्होंने बताई हैं 14 की 14 हम वहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल्पना जगत में विचरण, मतलब बालक जो है यहाँ उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता कि वास्तव में आखिर है क्या। ठीक है, वो तो केवल कल्पनाएं जानता है। ठीक, नेक्स्ट अतार्किक चिंतन, मतलब कोई तर्क नहीं होता, बच्चा बहुत छोटा है, तो अतार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहते हैं। नेक्स्ट है इस अवस्था को हरलॉक ने खतरनाक और अपीली काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते बहुत छोटे होते हैं और उनको किसी न किसी तरीके के रोग धोख घिर जाते हैं और उनकी यहाँ पर अधिकतर मृत्यु हो जाती है। तो कहेंगे कि खतरनाक या अपीली काल कौन सा है? तो वो है आपकी सहसावस्था। किसने कहा है सहसावस्था को खतरनाक काल? हरलॉक ने। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होती है। नेक्स्ट है पूर्व या प्राक विद्यालय की आयु। तो एक तो ये आता है कि पूर्व या प्राक विद्यालय की आयु और एक आता है विद्यालय की आयु। ठीक है, तो जो पूर्व या प्राक मतलब विद्यालय जाने से पहले की आयु, पूर्व विद्यालय की आयु होगी। ठीक है, या प्राक विद्यालय की, तो वो सहसावस्था होती है। यहाँ पर बालक जो है विद्यालय नहीं जाते, बल्कि जो बाल वाटिकाएँ होती हैं, बालवाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी या टाइप की होती हैं, वहाँ पर अपना अध्ययन शुरू कर देते हैं। तो यही कहलाता है पूर्व या प्राक विद्यालय की आयु। और यदि आपसे ये भी पूछता है कि किस अवस्था की विशेषता है और आपसे ऑप्शन में इस तरीके से देता है कि पूर्व सहसावस्था या उत्तर सहसावस्था, तो आपको बताना है उत्तर सहसावस्था की। ठीक है, नेक्स्ट है अजीबो गरीब अवस्था, मतलब बच्चा अजीबो गरीब हरकतें करता है। नामकरण विस्फोट की अवस्था है, पियाजे ने इसे कहा है। नेक्स्ट संस्कारों के निर्माण, मतलब संस्कार यहीं से डाले जाते हैं बच्चों में। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, यहीं पर हम अच्छा बुरा उसको सिखा सकते हैं। यहाँ पर नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता मतलब बच्चा सही गलत नहीं समझ पाता है, किसी से भी कुछ भी कह देता है, जो चाहिए वो ले लेता है। तो यहाँ जो है नैतिकता नाम की चीज़ मतलब अभाव पाया जाता है, होती है लेकिन बिल्कुल मतलब अभाव का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक भावना का भी यहाँ अभाव होता है, मतलब वो समाज से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता, उसको ज़्यादा मतलब होता है अपने परिवार से। भावी जीवन की आधारशिला ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पर बालक जो है बहुत छोटा होता है और वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसे उसके दादाजी या दादी या माता या पिता जो कार्य करते हैं तो उन्हीं के कार्य को देख करके वो कार्य करता है, तो वो अनुकरण द्वारा सीखना होता है। और ये कहाँ की विशेषता है? आपकी सहसावस्था की। सीखने का आदर्श काल, ये किसने कहा? वैलेंटाइन ने, हमने अभी बता दिया था। नेक्स्ट क्षणिक संवेग, मतलब जो संवेग हैं वो कम समय के लिए आते हैं, जैसे रोना, ठीक है, हंसना, गाना, चलना फिरना, क्रोध आदि। तो ये क्षणिक संवेग होते हैं, कुछ समय के लिए आती हैं। पल में हंसेगा और पल में रोने लगता है। ठीक, नेक्स्ट है क्षणिक मित्रता, मतलब यहाँ जो मित्रता होती है, मित्रता आपकी तीनों अवस्थाओं की आपको याद रखनी है। जैसे कह दिया क्षणिक मित्रता माने बहुत कम समय के लिए मित्र बनाता है, तो वो शेष अवस्था में। जैसे कह दिया घनिष्ठ मित्रता, ठीक है, तो ये कहाँ की विशेषता है? इस तरीके से आपसे पूछता है, तो अभी हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। नेक्स्ट सीखने का स्वर्णकाल होता है ये, ठीक है, सीखने का।
था, क्योंकि यहीं पर बच्चों को जो कुछ भी सिखाना है वो सिखा सकती है। नेक्स्ट, शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? तो इसी अवस्था में होता है। फिर बाल्यावस्था में क्या होता है? तो जो शारीरिक और मानसिक विकास उसकी गति कम हो जाती है और पुनः किशोरावस्था आते ही फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा जो गति है शारीरिक और मानसिक विकास की वो आपकी शेष अवस्था में होती है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, केवल उत्तेजना का वो अनुभव करता है और शेष अवस्था में कुछ उसमें संवेग विकसित हो चुके होते हैं। यहाँ पर काम प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है जो आपके सिगमंड फ्रायड ने बताई है। अब देखते हैं, आपको इसका कमेंट्स में आंसर बताना है। आपने पहले भी बाल विकास पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बताएंगे कि ये कोटेशन किसका है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक, क्या फ्रायड ने कहा है, बैलेंटाइन, न्यूमैन या गोडेनहेफ ने? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर। अब आपका जो शेष अवस्था है इसमें शारीरिक विकास भी होता है, इसमें मानसिक विकास भी होता है, इसमें सामाजिक विकास भी होता है। तो जो सामाजिक विकास है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर सामाजिकता का अभाव होता है, लेकिन आपको शेष अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जानना चाहिए कि कितनी जो शारीरिक विकास है, दांत कितने होते हैं, हड्डियाँ कितनी होती, मस्तिष्क का जो भार है वो कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपके शेष अवस्था में शारीरिक विकास में देखनी है। फिर बाल्यावस्था में भी शारीरिक विकास होता हो तो बहुत बड़ी अवस्थाएं हो जाती हैं। यदि हम डिटेल से पढ़ें तो एक अवस्था के लिए कम से कम 10 दिन लग सकते हैं। ठीक है, इतना डीपली आपको बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, जितना इम्पोर्टेंट है केवल हम वही देख रहे हैं। ठीक है, तो शेष अवस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं हम, फिजिकल डेवलपमेंट आपका। ठीक है, अब शारीरिक विकास का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जानी चाहिए जो हमने आपके विकास के आयाम में आपको बताई थी। शारीरिक विकास में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक, इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। अभी हमने देख लिया मानसिक और शारीरिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि एक अवरुद्ध होता है तो दूसरा भी अवरुद्ध होगा। वो कोटेशन ही है किसकी? अरस्तु की। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जिसको स्पीड थोड़ी सी तेज़ लग रही हो तो आप सेटिंग में जा कर के वहाँ एक स्पीड वाला ऑप्शन आता है, तो कम भी कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से वीडियो क्वालिटी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा अपने पास में टाइम कम है तो थोड़ा सा स्पीड के साथ तो सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। देख लेते हैं शेष अवस्था में शारीरिक विकास में सबसे पहले भार देखते हैं। पूछता है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है, तो वो होता है 3.6 किलोग्राम। अब डीप जाकर के क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर डिवाइड कर देगा कि बालक का कितना होगा, बालिका का कितना होगा। तो औसत भार तो याद रखना ही है आपको कि 3.6 किलोग्राम होता है जन्म के समय जब बालक उत्पन्न होता है। फिर बालक का लगभग 7.15 पौंड, यदि पौंड में कहता है तो बालक का कितना 7.15 पौंड और बालिका का 7.13 पौंड होता है। लेकिन किलोग्राम में पूछेगा तो बालक का 3.6 किलोग्राम और बालिका का 3.4 किलोग्राम। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो बालक होते हैं उनका वजन बालिकाओं से ज़्यादा होता है जब उनका जन्म होता है। ठीक, नेक्स्ट है नवजात शिशु का वजन जन्म के पहले सप्ताह में घटता है किंतु 1 सप्ताह के बाद बढ़ने लगता है। तो पहले सप्ताह में क्या होता है, वजन घटता है और इसके घटने का कारण क्या होता है, तो वो अंदर के वातावरण से बाहर आता है तो उसका असर उसको देखने को मिलता है, वो ये चीज़ें सहन नहीं कर पाता। ठीक, नेक्स्ट है 6 माह में शिशु का वजन दोगुना। ये पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन, एक शिफ्ट में हमने एनालिसिस किए हैं वर्ग 2 के पुरानी प्रश्न पत्र CDP के। जिसने नहीं देखे हैं आप देख लें, प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। ठीक है, पूरा एनालिसिस भी हमने वहाँ पर आपका क्वेश्चनों का कराया है। तो पूछा था कि 6 माह में शिशु का वजन कितना हो जाता है। ऑप्शन था 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। तो 6 माह के शिशु का वजन 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर जन्म के समय कितना होता है, यहाँ पर 3.6 किलोग्राम होता है। ठीक है, फिर 6 महीने में होगा कितना, 2 गुना। 2 गुना का मतलब यहाँ पर मतलब 6 का दूना 12 हो जाएगा और 3 का दूना 6 हो जाएगा, मतलब लगभग इतना किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3 गुना। 3 गुना मतलब 3 त्रिका 9 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो लगभग 9 किलोग्राम हो जाता है। तथा इसके बाद शिशु का वजन आधा पौंड प्रति माह बढ़ता रहता है और जैसे ही शेष अवस्था की समाप्ति आती है तो शेष अवस्था की समाप्ति पर ये याद रखेंगे आप कितना हो जाता है। पौंड में पूछेगा तो 38 से 43 पौंड और किलोग्राम में तो लगभग 18 किलोग्राम। मतलब 6 वर्ष या 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है शेष अवस्था की, तो जब अंत आता है शेष अवस्था का और बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है तो तब बालक का वजन कितना होता है, 18 किलोग्राम हो जाता है।
नेक्स्ट, शेष अवस्था में लड़कों का जो भार है, यहाँ भार लिखेंगे आप, लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। हमने देख लिया लड़कों का 3.6 किलोग्राम होता है और लड़कियों का 3.4 किलोग्राम होता है। और औसत पूछता है तो औसत में 3.6 आपको लगाना है। अब देखते हैं लंबाई। तो जन्म के समय शिशु बालक की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर और बालिका की 50.75, मतलब लंबाई में भी बालक ही अधिक लंबे होते हैं बालिकाओं से। मतलब बालक और बालिकाओं में यहाँ 19 से 22 इंच मानी जाती है, वो औसत ऊंचाई है। ठीक है। शेष अवस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है और वजन भी लड़कों का ही अधिक होता है। और लंबाई जो है शेष अवस्था की समाप्ति पर कितनी हो जाती है, लगभग 2 गुनी हो जाती है। जैसे बालक यहाँ पर 19 इंच का है तो 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 19 का दूना 38 इंच हो जाएगी। ठीक है, शेष अवस्था की समाप्ति पर। फिर दिया है सिर और मस्तिष्क का भार। तो शिशु के मस्तिष्क का भार यहाँ पर कितना होता है, 350 ग्राम होता है। जब आपकी किशोर अवस्था आएगी तो वहाँ पर लगभग 1400 ग्राम या पौंड होता है, देख लेंगे वो। तो अभी जो है शिशु के मस्तिष्क का भार यहाँ कितना होता है, 350 ग्राम, किंतु 2 वर्ष के अंत तक ये 2 गुना हो जाता है, 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक। हड्डियाँ, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं। बेसिकली वैसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हड्डियों की संख्या कितनी है, तो हम बताते हैं 306। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शिशु में हड्डियाँ कितनी हो, 306 है या 200, थोड़ा सा हमें ध्यान नहीं है, आप कमेंट्स में बताएं यदि आपको पता है। हड्डियाँ कितनी यहाँ पर जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ होती, 206 ही होती हैं। ठीक है, 206। तो यहाँ पर कितनी होती हैं शेष अवस्था में, 270 याद रखेंगे। अब यहाँ दिया है जो हड्डियाँ होती हैं इनके जुड़ने को अस्थिकरण ओसिफिकेशन कहते हैं, ये आपका पिछली बार का क्वेश्चन है। और हड्डियों के मजबूत हो जाने को दृढ़ीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है दांत। दांत जो है शिशु के दांत बनने की प्रक्रिया वैसे तो गर्भ अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जब बालक का जन्म होता है तो दांत दिखाई नहीं देते हैं, होते नहीं हैं। फिर ये जो दांत हैं 2 प्रकार से निकलते हैं, एक अस्थायी दांत जिन्हें दूध के दांत कहते हैं और एक स्थायी दांत। तो जन्म के 5 से 6 महीने के बाद पूछेगा आपसे कि अस्थायी दूध के दांत निकलना कब से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन दे देगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो बेसिकली 5 से 6 महीने के बाद से बालक में अस्थायी दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। पूछेगा सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, ऊपर के या नीचे के, तो सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु में कितने अस्थायी दांत निकल आते हैं, 8 निकलना प्रारंभ होते हैं 5 से 6 महीने में। और 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं। 4 वर्ष तक के बच्चे में सभी अस्थायी दांतों जो होते हैं वो निकल आते हैं। पूछेगा अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, तो 20 है। तो निकलना प्रारंभ कब से होते हैं, 5 से 6 महीने में। 1 वर्ष में कितने निकल आते हैं, 8। टोटल संख्या कितनी होती है, 20। टोटल 20 के 20 अस्थायी दांत कब निकल आते हैं, तो 4 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है, फिर ये दांत गिरने लगते हैं और फिर उनके जो बच्चों के हैं स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अब दिया है मांसपेशियाँ, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें ये नहीं पूछा था, उसमें बाल्यावस्था का पूछा था कि वहाँ दिया था कि बाल्यावस्था के समय मांसपेशियों का भार शरीर का कितना % होता है, तो आपको सबका याद रखना पड़ेगा। तो शेष अवस्था में जो है मांसपेशियों का जो भार है वो शरीर के भार का 23% होता है। मान के चलिए शरीर का जो वजन है या भार है वो 50 किलोग्राम है, तो 50 का 23% जो भार रहेगा आपका, वो किसका रहेगा, आपकी मांसपेशियों का। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन। नवजात शिशु का हृदय कैसा होता है, छोटा होता है। और जो धमनियाँ होगा, यहाँ क्या, धमनियाँ अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। और जब हृदय छोटा होता है तो उसको रक्त जो है वो जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है, इसी के कारण नाड़ी की गति अधिक हो जाती है। और प्रथम माह के शिशु की हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट और 6 वर्षों में हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट हो जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन डाला है यहाँ, बालक किस अवस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, तो करेक्ट आंसर आप इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शेष अवस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट आपकी 2 अवस्थाएं बची हैं, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उसके बारे में हम कल देख लेंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें। और यदि आपका कोई कमेंट्स है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।